MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 8 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? ए. बाह्य वायुमंडल B. समतापमंडल C. मध्यमंडल D. क्षोभमंडल इस प्रश्न का उत्तर है D. क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यह जलवायु तथा मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। इसमें वायु की अधिकांश मात्रा बादल, बारिश, तूफान और अन्य मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक फैली होती है। क्षोभमंडल में वायुमंडलीय दबाव और तापमान में बदलाव होते हैं जो मौसम के दैनिक परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? ए. सतपुड़ा पावर स्टेशन B. अमरकंटक पावर स्टेशन C. बाणसागर पावर स्टेशन D. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है B. अमरकंटक पावर स्टेशन जो अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है, मध्य प्रदेश का प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है। यह पावर स्टेशन राज्य में विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी स्थापना से स्थानीय क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है। अमरकंटक पावर स्टेशन को ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला, जल और अन्य संसाधनों का उपयोग करता है और यह मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। अगला प्रश्न 3. निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? A. केन B. सोनार C. माही D. बेतवा इस प्रश्न का उत्तर है C. माही नदी मध्य प्रदेश की वह नदी है जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। यह नदी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से निकलकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में बहती हुई अरब सागर में समाहित हो जाती है। माही नदी का महत्व इन राज्यों में जल आपूर्ति, कृषि और सिंचाई के लिए बहुत अधिक है और इसे मध्य भारत की एक प्रमुख नदी माना जाता है। अगला प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? A. काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। B. इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। C. काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। D. इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। इस प्रश्न का उत्तर है C. काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक नहीं होती, इसलिए विकल्प C. काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है गलत है। काली मिट्टी, जिसे देसी मिट्टी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से मिट्टी के प्रकारों में गहरी, समृद्ध और नमी को अधिक समय तक बनाए रखने वाली होती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसकी संरचना गांठदार होती है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा कम होती है, जिससे यह अच्छी जलधारण क्षमता रखती है। अगला प्रश्न 5. पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? A. नर्मदा B. ताप्ती C. सोनार D. धसान इस प्रश्न का उत्तर है B. पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र से होकर बहती है और ताप्ती नदी में मिल जाती है। पूर्णा नदी का पानी कृषि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्रीय जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र में भी भूमिका निभाती है। ताप्ती नदी, जो पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है, के जलग्रहण क्षेत्र में पूर्णा नदी का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 6. मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। B. यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। C. राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। D. कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है। इस प्रश्न का उत्तर है
सी। राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, सही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है, जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं, बल्कि उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें गर्मी, मानसून की वर्षा और सर्दी का अनुभव होता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है, जिससे इसकी जलवायु में विविधता होती है। अगला प्रश्न। 7 मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? ए. उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। बी. उपार्द्र पहाड़ी वन। सी. कांटेदार वन। डी. अल्पाइन वन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन, एल्पाइन फॉरेस्ट, नहीं पाए जाते हैं। अल्पाइन वन ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां तापमान बहुत कम होता है और बर्फबारी होती है। मध्य प्रदेश में ऐसे उच्चतम पर्वतीय क्षेत्र नहीं हैं जहां अल्पाइन वन पनप सकें। यहां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपार्द्र पहाड़ी वन और कांटेदार वन जैसे वन प्रकार पाए जाते हैं, जो राज्य की जलवायु और भौगोलिक स्थितियों के अनुकूल हैं। अगला प्रश्न। 8 बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए. सतपुड़ा श्रेणी। बी. विंध्याचल श्रेणी। सी. कैमूर श्रेणी। डी. महादेव श्रेणी। इस प्रश्न का उत्तर है ए. बीजागढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य भारत में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। बीजागढ़ पहाड़ी, जो सतपुड़ा के अंतर्गत आती है, इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में से एक है। यह पहाड़ी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और इसका भूगोल सतपुड़ा की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न। 9 टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? ए. आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। बी. अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों बटा व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। सी. आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का वित्तपोषण करना। डी. आदिवासी युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का उत्तर है बी. टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति सेंट के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों और व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत उन्हें उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। अगला प्रश्न। 10 मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफॉर्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? ए. इंदौर। बी. ग्वालियर। सी. भोपाल। डी. जबलपुर। इस प्रश्न का उत्तर है बी. मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ट्रांसफॉर्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर स्थित है। ग्वालियर का यह क्लस्टर ट्रांसफॉर्मर निर्माण और संबंधित उद्योगों के लिए प्रमुख केंद्र बन चुका है, जो न केवल राज्य के अंदर बल्कि पूरे भारत में उत्पादों की आपूर्ति करता है। इस क्लस्टर के माध्यम से ग्वालियर में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और स्थानीय उद्योगों का विकास भी हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। अगला प्रश्न। 11 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। ए. अनूपपुर, मंदसौर, बैतूल, छिंदवाड़ा। बी. अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। सी. बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, अनूपपुर। डी. बैतूल, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंदसौर। इस प्रश्न का उत्तर है बी. 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011
के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्था इस प्रकार है: अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। अनूपपुर जिले में सबसे कम वृद्धि दर रही, जबकि मंदसौर जिले में सबसे अधिक वृद्धि दर देखने को मिली। यह बदलाव विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक कारणों पर आधारित है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसरों में बदलाव, जो प्रत्येक जिले की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न 12। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. लॉर्ड मैकॉले, डी. लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। उन्होंने 1882 में भारतीय नगरपालिकाओं और स्थानीय स्वशासन के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार योजना लागू की, जिसे रिपन सुधार के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत नगरपालिकाओं को स्वायत्तता दी गई और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए। इससे भारतीय समाज में प्रशासन के प्रति भागीदारी की भावना विकसित हुई और स्थानीय सरकारों को मजबूत किया गया। लॉर्ड रिपन का यह योगदान भारतीय प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न 13। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? ए. 71, बी. 72, सी. 74, डी. 73। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन 1992 द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया अध्याय अधिनियम 243 पी से 243 जेजी तक जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिकाओं के गठन, उनकी संरचना, कार्य और कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया। इसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन की शक्तियों को मजबूत किया गया और नगरपालिका संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की गई, जिससे नगरों और शहरों में बेहतर प्रशासन और विकास सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न 14। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. विधानसभा का अध्यक्ष, डी. विधि मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर है सी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक वह विधेयक होते हैं जो केवल वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं, जैसे सरकार के बजट, करों या ऋणों के बारे में। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है और उनका निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न 15। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? ए. 60 वर्ष, बी. 62 वर्ष, सी. 58 वर्ष, डी. 56 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर है बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति के समय एक निर्धारित आयु सीमा दी जाती है, जो 62 वर्ष तक होती है। इसके बाद वे अपनी सेवा से रिटायर हो जाते हैं। यह आयु सीमा न्यायाधीशों के कार्यकाल की अवधि को सुनिश्चित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका में बदलाव और ताजगी बनी रहे।